हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने रेंज ऑफ पीएच स्टार्ट कर दिया था। तो रेंज ऑफ पीएच क्या होता है बच्चों? किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम पीएच स्केल यूज़ में लेते हैं। और पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 से 14 के बीच में होती है। ठीक है, तो रेंज ऑफ पीएच क्या है? 0 to 14। द रेंज ऑफ पीएच फॉर एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज बिटवीन 0 to 14। एसिडिक सब्सटेंस की जो रेंज होती है वो 0 to 6.9 तक होती है। न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए वैल्यू 7 होती है और बेसिक्स के लिए 7.1 से 14 के बीच में रेंज होती है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए जो रेंज होती है वो क्या होती है? 7.1 से 14 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, और जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, और जैसे जैसे पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन इफ़ पीएच इज इक्वल टू 7, सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। इफ़ पीएच इज लेस देन 7, अगर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो नेचर होगा एसिडिक, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो गई तो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया? फॉर मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन द वैल्यू ऑफ पीएच विल बी लेस। है ना, हमने कहा कि 7 से अगर वैल्यू कम है, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है यानी 0 से 6.9 के बीच में है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसका मतलब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें ये पता है क्योंकि किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होगी वो सॉल्यूशन उतना ही बेसिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से 7 के बीच में जो रेंज है इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, और 7 से 14 के बीच में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, इसलिए सॉल्यूशन एल्केलाइन होता है। तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी अब। फॉर मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन द वैल्यू ऑफ पीएच विल बी लेस एंड सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक, एंड फॉर लेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन द वैल्यू ऑफ पीएच विल बी मोर। है ना, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर पीएच वैल्यू क्या होगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पीएच वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन एल्केलाइन होगा। सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा? एल्केलाइन होता जाएगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल है, ये देख लेते हैं। कैलकुलेट द पीएच फॉर प्योर प्योर वाटर हुज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आइन इज 1 इंटू 10⁻⁻⁷ राइट इट्स नेचर। देखो बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है ना, वो अगर आपको गिवन है इस फॉर्म में 1 इंटू 10⁻⁷, तो यहाँ से देखकर ही हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 की पावर जितनी भी होगी, जैसे यहाँ पर -7 दे रखी है, तो यही पीएच वैल्यू कहलाती है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होगी? 7। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में जो ये पूछा है नेचर, तो 7 पर जो नेचर होता है, अगर पीएच वैल्यू कैसी हो, अगर 7 होती है, ठीक है, तो पीएच वैल्यू 7 के लिए जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होगा? न्यूट्रल। तो ये चीज़ें आपको ऊपर समझा दी गई हैं। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन 10 की पावर देखो, अगर कैसा होता 10 की पावर -5 होता, क्या होता 10 की पावर -5, तो इसकी पीएच कितनी होती? 5। कितनी होती? 5। तो इसका जो नेचर है वो कैसा होता? एसिडिक होता, न्यूट्रल होता, या बेसिक होता, या कैसा होता? क्योंकि पीएच वैल्यू जब 7 से कम होती है, किससे? 7 से कम, तो सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। अगर 10 की पावर -13 होती तो पीएच कितनी होती? 13। तो यहाँ पे जो पीएच है
वो 7 से अबव है। इसका मतलब इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा या एल्केलाइन होगा। ठीक है, तो ये हम देख के ही पता कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये देखकर नेचर पता कर सकते हो। ठीक है, और क्योंकि आपने ऊपर पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पढ़ लिया है तो हम इसे मैथमेटिकली तरीके से भी सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, न्यूमेरिकल में आपको H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। इसमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, 1 × 10⁻⁷। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन एक ही कंडीशन पर सेम हो सकती है, जब सॉल्यूशन न्यूट्रल हो। कैसा हो, न्यूट्रल। नहीं तो क्या होगा, किसी में या तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी या OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होती है न्यूमेरिकल में वो H प्लस आयन के बेस पर ही दी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपको H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी दे रखी है, 1 × 10⁻⁷ ग्राम मोल पर लीटर। ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यहाँ पर आपको ये चीज़ गिवन है। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये मैंने ऊपर आपको बताया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, 1 × 10⁻⁷। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है पीएच कैलकुलेट करने का, pH इज इक्वल टू -log10⁻H+। ठीक है, अब यहाँ से आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है ये H+, ये आपने यहाँ से पुट कर दी इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ से तो इसकी वैल्यू हो गई pH इज इक्वल टू, इस वाली लाइन में देखिए, -log10⁻, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की वैल्यू है 1 × 10⁻⁷। अब 1 को 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁷ ही आएगा। तो ये वाला स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा, pH इज इक्वल टू -log10⁻⁷। ठीक है, नीचे जो ये 10 लिखा होता है ना बच्चों, इसे बेस कहते हैं। ठीक है, ये जो 10 लिखा हुआ है ये बेस है। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व किया, देखो लॉग का एक फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला देखना। लॉग ज़्यादातर 10 की बेस में ही लिखा जाता है। ठीक है, और a इसकी वैल्यू है, log10⁻⁴x। जब यहाँ पर कोई नंबर हो, जैसे यहाँ पर a है और उसके ऊपर पावर हो कोई भी, तो वो पावर को हम आगे लिख देते हैं। जैसे x आगे आ गया log10a, और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले में हमने इस फॉर्म को इस फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। तो लॉग ऊपर क्या था, log10⁻⁷, तो पावर आगे आ गई, -7 आगे आ गया। यहाँ पर जो माइनस है फॉर्मूले वाला वो तो वहीं पे ही है, ये -7 लॉग के आगे आ गया। ठीक है, 10⁻10, और ये 10 ऐसी है। लॉग में एक फॉर्मूला और आता है कि ये देखो log(x⁻x इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे log10⁻10 क्या होगा, 1 होगा। अब माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, तो वो 7 आ गया, ये चीज़ 1 हो गई। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो यहाँ पे pH वैल्यू 7 आ गई। अब pH वैल्यू 7 होने का मतलब नेचर ऑफ प्योर वाटर इज न्यूट्रल। तो यहाँ पे आपको नेचर पता पड़ गया, नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि pH इज इक्वल टू 7 पर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ये आपको करना है। ठीक है, सेल्फ जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया है ना अच्छे से, वो आप दोबारा वीडियो बैक करके देखिएगा। ये आपको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है, H+ आयन है ना, H+ आयन की कंसंट्रेशन आपको गिवन है। ठीक है, कितनी गिवन है, 1 × 10⁻⁴ ग्राम मोल पर लीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है और आपको pH कैलकुलेट करना है।
तो पीएच का फॉर्मूला लगाना है आपको माइनस लॉग, ठीक है, 10 टू द बेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी है। वैसे आपको देखते ही मैंने शॉर्टकट तरीका बताया, नेचर तो आप पता कर ही सकते हो। यहाँ पर देखो 10 की पावर -4 है, ठीक है, तो ये जो पावर होती है ना वही pH होती है, pH इक्वल टू 4। ध्यान रखना ये माइनस नहीं आता है लेकिन इसमें, ठीक है, pH इक्वल टू 4। अब pH जो है आपने पता कर लिया कि pH क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। इसका मतलब pH जो है वो 7 से कम है, तो इसका नेचर आप लिख सकते हो ना। आप इसको सॉल्व करना और मुझे सेंड करना कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया और इसका नेचर कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट एनी pH ऑफ एनी 5 एसिड एंड 5 बेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपको नेट पर सर्च करके कोई से भी 5 एसिड एंड बेस फाइंड आउट करने हैं, कोई भी 5 एग्जाम्पल एसिड के और बेस के, और उनकी pH वैल्यू नोट डाउन करनी है, लिखनी है और मुझे सेंड करनी है, ठीक है, या फिर कॉपी में आपको नोट करना है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में pH की क्या इंपॉर्टेंस है। एसिडिटी इन स्टमक, हमारे स्टमक में आपको पता होगा एसिड होता है एक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है ना, तो स्टमक में सेंसेशन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटासिड यूज़ में लेते हैं, ठीक है, जिससे HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। When large amount of HCl is produced in our stomach, it cause burning sensation। जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में HCl प्रोड्यूस हो जाता है तो उससे बर्निंग सेंसेशन होता है। टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस बर्निंग सेंसेशन वी यूज्ड एंटासिड। इस बर्निंग सेंसेशन से रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटासिड यूज़ में लेते हैं। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। एंटासिड का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। द सब्सटेंसेज विच रिमूव the acidity of our stomach are called antacid। ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिडिटी को रिमूव कर देते हैं उन्हें एंटासिड कहते हैं। इसके एग्जांपल दे रखे हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये इनके केमिकल फार्मूले दे रखे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। टूथ डिके, नॉर्मल pH ऑफ आवर माउथ इज 6.5। हमारे माउथ की नॉर्मल pH कितनी होती है, 6.5। बट व्हेन बैक्टीरिया रिएक्ट विथ फूड रिमेन्स इन टीथ दे प्रोड्यूस एसिड। जब हमारे टीथ में फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड का प्रोडक्शन होने की वजह से हमारी माउथ की pH और ज़्यादा कम हो जाती है, और pH कम होने का मतलब क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होना। जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है हमारे टूथ का जो इनेमल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है या वो डिके हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, जिससे बैक्टीरिया अटैक कर देते हैं हमारी टीथ पर और कैविटी हो जाती है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द pH ऑफ आवर माउथ व्हेन pH बिकम्स लेस देन 5.5। हमने पढ़ा है कि 7 से कम होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है 0 की तरफ मूव होने पर। तो अब pH, नॉर्मल pH कितनी थी हमारे माउथ की, 6.5, और बैक्टीरिया ने हमारे टीथ पर अटैक कर दिया ना फूड पार्टिकल्स से, एसिड में एसिड प्रोड्यूस कर दिया, जिससे pH वैल्यू कितनी हो गई हमारे माउथ की, 5.5, और हमारी टूथ का इनेमल डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिके हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड टूथ डिके। इससे प्रिवेंशन, बचने के क्या उपाय हैं, मेथड हैं। प्रिवेंशन मेथड बाय यूजिंग टूथपेस्ट का यूज़ करके, बाय एल्केलाइन सॉल्यूशन। एल्केलाइन सॉल्यूशन क्या होता है, पाउडर, जैसे डाबर लाल दंत मंजन हो गया या कोलगेट का पाउडर की फॉर्म में जो भी सॉल्यूशन आता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन। स्टंग ऑफ इंसेक्ट, आपको पता है कि जब मधुमक्खी काटती है तो वहाँ पर जलन होती है, या चींटी काटती है, आंट, तो कैसे पेन होता है ना वहाँ पर स्किन पर, ठीक है। वो पेन क्यों होता है, क्योंकि जब मधुमक्खी काटती है या चींटी काटती है तो वहाँ पर फॉर्मिक एसिड का प्रोडक्शन होता है,
है ना, वो अपनी स्टिंग से क्या करती हैं, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं, और उस एसिड की वजह से हमें सेंसेशन होता है। ठीक है, व्हेन हनी बी एंड आंट बाइट अस, then they release formic acid. It causes burning sensation on the skin. To get relief from this sensation, we should use baking powder और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पाउडर काम में लेते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं उसको, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, एग्जाम में पूछ लेते हैं, आप ध्यान रखना। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, और जिससे ये एसिड का जो इफेक्ट होता है हमारी स्किन पर वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होता जाता है, और जो सेंसेशन होता है, जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, एसिड रेन आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है 8th क्लास में, 9th क्लास में। When many oxide gases like CO2, SO2, NO2, etc. are released from factories, industries and vehicles, they react with atmospheric water vapor and makes rain water acidic. It is called acid rain. जब फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और व्हीकल से जो स्मोक प्रोड्यूस होती है, उन स्मोक्स में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गैसेस होती हैं। ये गैसेस जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके क्लाउड्स बनाती हैं तो वो वाटर को एसिडिक बना देती हैं, और जब ये रेन के साथ नीचे आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं, तो वो एसिड रेन बन जाती हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, डिक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और जितने भी एक्वेटिक सोर्सेज जो होते हैं लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज, ये सब कैसे हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। इनमें पॉल्यूशन आ जाता है, मतलब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को डिक्रीज हो जाती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो नष्ट हो जाते हैं। इट कॉज मैनी क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉय, फसलें नष्ट हो जाती हैं, स्किन डिजीज़ हो जाती है। इट कॉजेज मैनी स्किन डिजीज़, इट कॉजेज बर्निंग सेंसेशन इन आईज, ठीक है, और आँखों में सेंसेशन होता है। और ताजमहल, रेड फोर्ट जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं। पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है सॉइल की पीएच की, कि हम इससे ये पता कर सकते हैं कि सॉइल की पीएच अगर कितनी है, ये अगर हम पता कर लेते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस पीएच की सॉइल को, अगर सॉइल की पीएच बहुत ज़्यादा है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ में लेने चाहिए, किस तरीके की क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो की जा सकती है। ठीक है, दो चीज़ों का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं, एक तो टाइप ऑफ क्रॉप्स, किस तरीके की क्रॉप्स को वहाँ पर ग्रो कराया जा सकता है, कौन सी क्रॉप्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी ग्रो करनी, और अगर सॉइल की पीएच बहुत ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी क्वांटिटी में हम फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने फर्टिलाइज़र ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ में ले लिया तो सॉइल की पीएच पहले से अगर ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा हो जाएगी। अगर सॉइल की पीएच पहले से ही कम है और हमने फर्टिलाइज़र कम क्वांटिटी में यूज़ में लिया है तो वो सॉइल को बेनिफिशियल नहीं होगी। ठीक है, तो सॉइल की पीएच पता करके हम क्या कर सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जानी चाहिए और फर्टिलाइज़र कितनी क्वांटिटी में यूज़ में लिया जाना चाहिए। ठीक है, बाय डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ सॉइल इट इज़ ईजी टू सेलेक्ट द क्रॉप्स। एक तो क्रॉप्स को सेलेक्ट करना ईजी हो जाएगा, विच इज़ सोन, कि किसे सो किया जा सकता है, एंड ईजी टू यूज़ ऑफ प्रॉपर फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र का प्रॉपर यूज़ किया जा सकता है, सो दैट गुड क्रॉप्स कैन बी ऑब्टेन, ताकि हमें अच्छी फसल प्राप्त हो। अब डेली लाइफ में यूज़ में लिए जाने वाले कुछ सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज हम केवल सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड आपने पढ़ा है इसके बारे में, इसका केमिकल फार्मूला NaCl होता है, केमिकल नेम कॉमन सॉल्ट होता है, घर में हम जो सॉल्ट यूज़ में लेते हैं। इसका नेचर जो होता है ये न्यूट्रल होता है। आपने पढ़ा है ना सॉल्ट कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन से बनता है, HCl और NaOH की। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, पीएच वैल्यू उसकी 7 होगी, 7 ही होगी क्योंकि नेचर न्यूट्रल है, यानी पीएच वैल्यू 7 होगी। प्रिपरेशन मेथड,
देयर आर टू मेथड, दो मेथड हैं यहाँ पर, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड तो आपको पता ही है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो आपने पढ़ी है वही है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ HCl एंड NaOH। HCl और NaOH की रिएक्शन से इसे बनाया जा सकता है ना। यहाँ पर आपने पढ़ा था HCl एंड NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, HCl भी स्ट्रॉन्ग है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए न्यूट्रल सॉल्ट इसका नेचर हमने लिखा है। दूसरा तरीका है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जो समुद्र का जो पानी होता है वो सन की हीट से क्या होता रहता है, धीरे धीरे वेपराइज होता रहता है, मतलब समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उस पानी को सन की हीट से वेपराइज होने दिया जाता है, तो वाटर तो एवोपरेट हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है। लेकिन उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उस इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए इसमें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस पास की जाती है, ठीक है, ये वाली गैस। तो सॉल्यूशन में जो प्योर सॉल्ट होता है वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और उसे अलग कर लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एवोपरेशन ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू द हीट ऑफ सनलाइट। यहाँ पे ऑफ ये हाइड हो गया है एफ, ध्यान देना, हीट ऑफ सनलाइट। इट कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज MgCl2 CaCl2 एक्सेट्रा टू ऑब्टेन प्योर सॉल्ट HCl गैस पासिंग थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl के सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, HCl गैस पास कर देते हैं, प्योर NaCl गेट्स प्रेसिपिटाइज्ड, जिससे प्योर सॉल्ट नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, PPT की फॉर्म में, विच इज़ कलेक्टेड सेपरेटली, और उससे अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता है। इट इज़ वाइट सॉलिड सब्सटेंस, ये वाइट होता है, सॉलिड होता है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, 1081 केल्विन। ये आपने लास्ट ईयर, आपको याद होगा, कोवैलेंट कंपाउंड जब पढ़े थे, है ना, आयनिक कंपाउंड, आपको याद होगा, सॉरी आयनिक कंपाउंड जब आपने पढ़े थे, कोवैलेंट कंपाउंड नहीं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में आपने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए थे, है ना, बंधे हुए होते हैं, Na+Cl-, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बनते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है ना। कौन सा फोर्स पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और उस फोर्स को तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हमें पता है कि पानी में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। इट गेट्स आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज्ड होने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। NaCl, Na पॉजिटिव Cl-, ठीक है। यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन फूड एज कॉमन सॉल्ट, पता है आपको, सभी घर में यूज़ में लेते हैं कॉमन सॉल्ट की तरह इसको, NaCl को। इट इज़ यूज्ड इन फूड एज प्रिजर्वेटिव, फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, एज अ टेस्ट भी यूज़ में लिया जाता है, और ताकि फूड जो है वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए भी इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे पिकल्स हम लोग बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा रखा जाता है, ताकि वो ख़राब ना हो काफ़ी टाइम तक, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ में लिया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर में इसका यूज़ किया जाता है आइसक्रीम वगैरह बनाने में, ठीक है, ताकि बहुत जल्दी मेल्ट ना हो, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग NaOH, Na2CO3, NaSCO3, ब्लीचिंग पाउडर। ये सारे कंपाउंड हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो कंपाउंड है वो NaOH है, कास्टिक सोडा। तो ये जितना भी अभी हमने कर लिया है ये सब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में तो आप क्वेरीज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।